Welcome, dear students. So, we are here to begin with a new chapter called Structures for Discrete Time Systems. Discrete time systems के लिए विभिन्न प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इस सब्जेक्ट का या इस टॉपिक का विषय है। अब सवाल ये है कि हमने लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम्स आपसे डिस्कस किए और जैसा कि आपको ध्यान है कि हमने आपको ये बताया डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करने के और एनालाइज करने के डिफरेंट तरीके इस दुनिया में होते हैं, जिसमें से एक है आप उसको कन्वोल्यूशन फार्मूले के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हो। लाइक यू कैन राइट y ऑफ n इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ऐसा m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ m h ऑफ n माइनस m, ऐसा लिख सकते हैं। या इसको अल्टरनेटिवली आप लिख सकते हैं m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी h ऑफ m x ऑफ n माइनस m। ये कन्वोल्यूशन के मेथड के ज़रिए या कन्वोल्यूशन फार्मूले के ज़रिए आप किस प्रकार किसी लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। सो दिस इज़ फर्स्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम। But please see that this is not the only way by which you can represent a linear time invariant system. आप उसको चाहें तो उसके h of n या उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के ज़रिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो h of n का जब आप डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो आपको उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पता चलता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के ज़रिए भी किसी लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम को दर्शाया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है। उसके बाद आपने एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग मेथड देखा किसी भी लीनियर एंड टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का, एंड that was known as the difference equation. Linear constant coefficient difference equation, that was one of the ways of representing any linear time invariant system, provided the initial conditions are 0, the system is unenergized before the application of the input or the stimulus. इनपुट के अप्लाई करने से पहले सिस्टम की कोई प्रारंभिक दशा नहीं होना चाहिए। तो लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन के ज़रिए आप उसको लिख सकते हैं, जिसका उदाहरण जनरल फॉर्म में आप लिख सकते हैं सिग्मा k इक्वल टू 0 टू n a k y n माइनस k इज इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू 0 टू कैपिटल M b k x n minus k. This is the general form of any linear constant coefficient difference equation. Why at all you call this equation as linear and constant coefficient? The reason is very simple and apparent. All these AKs and BKs, ये जो AK और BK हैं ये constant coefficients हैं, they do not depend on time or n.
सेकेंडली कहीं पर भी जो y ऑफ n या y ऑफ n माइनस वन, y ऑफ n माइनस टू, इनका स्क्वायर नहीं है या क्यूब नहीं है या कोई और पावर नहीं है एक्सेप्ट पावर 1, एंड हैंस दिस comprises a linear constant coefficient difference equation. Thirdly, you can represent any linear time invariant system via its transfer function called h of z. h of z इसका ट्रांसफ़र फंक्शन है जिसको आप सिस्टम फंक्शन भी कह देते हैं अल्टरनेटिवली। तो h ऑफ z के माध्यम से भी आप किसी LTIV सिस्टम को परफेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सी दैट ये जितने भी मेथड हमने आपको बताए, इन सब के ज़रिए आप जब कभी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सब इंटर कन्वर्टिबल हैं, यानी एक टाइप से आप दूसरे टाइप में कभी भी जा सकते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं कि जो बातें हम कर रहे हैं कि जितने तरीके से हम किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को रिप्रेजेंट करा सकते हैं मैथमेटिकली, याद रखिए हम आने वाले वक्त में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे या रियलाइज़ भी करेंगे। यानी ये पार्ट ऑफ द इंजीनियर्स ड्यूटी है कि जिस सिस्टम को हमने डिज़ाइन किया है, मैथमेटिकली डिज़ाइन किया है, हम उसको फिज़िकली रियलाइज़ करेंगे, आइदर वाया हार्डवेयर और थ्रू सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के ज़रिए या सॉफ्टवेयर के ज़रिए या उसके एक कॉम्बिनेशन के ज़रिए। तो दिस इज़ अल्टीमेटली द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक ट्रांसफ़र फंक्शन दिया जाता है h ऑफ z इक्वल टू b0 प्लस b1 z इनवर्स होल अपॉन 1 माइनस az inverse. ROC need to be told mod of z greater than mod of a. आप सभी जानते हैं रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस के बिना जो z ट्रांसफॉर्म की इंफॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी, इनसफिशिएंट मानी जाएगी। तो h ऑफ z यदि आपको दे दिया जाए, ये एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। अब आप इसको इसके इम्पल्स रिस्पॉन्स के ज़रिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप इसका इन्वर्स निकालेंगे तो इसके करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री को अगर देखें, ऑर्डर सेम है, तो आप इसको एक बार डिवाइड करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में देखा। और एक शॉर्टकट भी हो सकता है कि आप इसके जो LCM है उसके पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। पहला पार्ट ले लिया b0 अपॉन 1 माइनस az इनवर्स प्लस दूसरा ले लिया b1 z इनवर्स अपॉन 1 माइनस az इनवर्स, और जो कॉमन ROC है दोनों की वो मॉड ऑफ z ग्रेटर देन a है। अब अगर बाय इंस्पेक्शन देखें और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करें तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका इन्वर्स होना चाहिए सिंपली b0 a टू द पावर n u ऑफ n। रीज़न इज़ ऑब्वियस, प्लस b1 z इन्वर्स की वजह से टाइम डिले करना पड़ेगा, आपको मिलेगा a टू द पावर n माइनस 1 u ऑफ n minus 1. So this is a type of finding out inverse z transform. तो आपने h of z के ज़रिए उसको रिप्रेजेंट करा, फिर h of n के ज़रिए कर लिया।
अगली स्टेप में आप चाहें तो इसकी डिफरेंस इक्वेशन भी लिख सकते हो। एंड नेवर फॉरगेट, in fact h of z is nothing but y of z upon x of z, of course mod of z greater than a। तो अगर आप y of z अपॉन x of z के फॉर्म में इसको लिखते हैं और इसकी वैल्यू इक्वल टू है b0 प्लस b1 z इनवर्स होल अपॉन 1 माइनस a z इनवर्स इक्वल टू y of z अपॉन x of z। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। यू गेट b0 x z प्लस b1 z इनवर्स x z equal to y of z minus a z inverse y of z। By applying z transform properties and finding out inverse z transform, this becomes b0 x of n plus b1 x of n minus 1 equal to y of n minus a of y of n minus 1. You can write alternatively y of n is equal to, rearrangement करके y of n equal to, you can write a of y of n minus 1 plus b0 x of n plus b1 x of n minus 1. This is the difference equation form of representation. तो आपने देखा कि हम अलग अलग टाइप से सेम सिस्टम को, सेम सिस्टम की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ representing any linear time invariant discrete time system. But never forget, now our topic of discussion is to find out different structures for these systems. Block diagram oblique signal flow graph representation of linear constant coefficient difference equations. जो linear constant coefficient difference equation है उनको ब्लॉक डायग्राम और SFG के माध्यम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंड सी दैट एक बार अगर हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ बना लिया या उसका ब्लॉक डायग्राम बना लिया, then it will be very easy for you by or to find out the structures. उसको आकार और देने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब जब ब्लॉक डायग्राम आप बनाते हैं तो उसके कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक यू कैन हैव एन एडर, इधर से x1 ऑफ n सिग्नल आया, इधर से सपोज x2 ऑफ n आया, तो ये मिलाकर आपको बना देगा x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n. So the adder or the subtractor is integral part. Secondly, you have a multiplier. आपने किसी मल्टीप्लायर से, कोएफिशिएंट मल्टीप्लायर से इसको पास करा दिया, तो यहाँ पर जो सिग्नल पहुँचेगा वो a टाइम्स x ऑफ n ऑटोमेटिकली हो जाएगा. एंड थर्डली, you can have a delay. A single time delay can be represented by z inverse. तो इधर से x of n आता है, तो जब इसमें से पास होगा तो x of n minus 1 बन जाएगा.
जो आपका सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर होता है, दैट प्लेज द रोल ऑफ अ डिले इन हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर में आप एक डिले सब रूटीन लिख सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो तो, या मेमोरी में सेव करके रख सकते हैं डिलेड एलिमेंट्स को। तो ब्लॉक डायग्राम के ये 3 इंटीग्रल पार्ट्स होते हैं। अब SFG में जब हम जाएंगे तो SFG में हम आपको बताएंगे कि SFG में आप जहाँ भी सिग्नल की नोट्स होती हैं, दे एक्ट लाइक एडर, वो हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। अभी एक उदाहरण लेते हैं ब्लॉक डायग्राम का। सपोज़ कीजिए आपको एक ट्रांसफ़र फंक्शन दिया है। एग्जाम्पल, h of z has been given to you as b0 whole upon 1 minus a1z to the power minus 1 minus a2 z to the power minus 2. So denominator is of second order, that is it has 2 poles. इसके 2 poles हैं at some finite locations. दोस्तों, अगर आपको इसको डिफरेंस इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो आप इसको y ऑफ z अपॉन x ऑफ z लिखना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स द रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस विल बी टोल्ड इन एडवांस। आपको रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस ज़रूर बताया जाएगा। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेस्ड ऑन योर अर्लियर नॉलेज, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आपको मिलेगा y ऑफ n, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस a1 y ऑफ n माइनस 1 माइनस a2 y n माइनस 2 इक्वल टू b0 x ऑफ n। आई होप दिस इज़ वेरी मच अपरेंट टू यू। ये बहुत आसानी से आपको क्लियर होना चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर हम इसको एक ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो ब्लॉक डायग्राम कैसा दिख सकता है। तो उसको बनाना बहुत आसान है। आपको एक सिंपल सा अरेंजमेंट करना है, एंड यू कैन सी दैट सपोज़ इधर से आपका सिग्नल आया x ऑफ n, उस सिग्नल में एक एडर है, एडर के अंदर क्या ऐड हुआ, यानी जो y ऑफ n को अकेला छोड़ दिया, ये पूरी टर्म को उधर पहुंचा दिया, तो आ जाएगा y ऑफ n इक्वल टू b0 x ऑफ n। यानी यहाँ पर हमने इसको b0 से मल्टीप्लाई करा के पास करा, b0 x ऑफ n a1 y n माइनस 1 प्लस a2 y n माइनस 2, यानी डबल ऑर्डर का डिले कराकर उसको बैक साइड से वापस ले आए। सपोज़ कीजिए समवेयर डाउन द लाइन यहाँ पे y ऑफ n मिलता है आउटपुट आपको, उसमें पहली बार डिले कराया बाय पासिंग थ्रू z इनवर्स, तो यहाँ पर आपको y n माइनस 1 मिल गया, उसको पीछे घुमा कर ले आए, मल्टीप्लाई करा दिया a1 से, लाकर ऐड कर दिया, यहाँ पास कर देंगे उसको, एक बार और डिले में से पास करा, एरो बनाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज एरो विल शो द डायरेक्शन ऑफ द सिग्नल। इसको पास करा और इसको मल्टीप्लाई करा कर लाए a2 से, यहाँ मिल गया y n माइनस 2 सेकेंड ऑर्डर डिले की वजह से, एंड it comes back and gets added here. Now you can investigate what's happening. y of n यहाँ है, इसका फीडबैक लिया, एक बार डिले कराया, a1 से मल्टीप्लाई करा कर यहाँ पे भेज दिया, इसको एक बार और डिले कराया, a2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ भेज दिया, तो यहाँ से जो सिग्नल जाएगा वो a1 y n माइनस 1 प्लस a2 y n माइनस 2 होगा। इधर से b0 x ऑफ n को पास किया, इनको ऐड किया,
and that ultimately comes out here and that comprises y of n. तो y of n की संरचना हो जाती है। तो एक सिंपल सा आप ड्राइंग बनाकर और ब्लॉक डायग्राम का अलजेब्रा लगाकर ये काम कर सकते हैं। अब आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल दे रखा है 6.1, वो आप सॉल्व करेंगे। प्लीज़ सी दैट अभी हम चैप्टर 6 सॉल्व कर रहे हैं, चैप्टर 6 स्टडी कर रहे हैं। तो आप जब ये करेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। नाउ लेट अस सी द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन, जिसको हमने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है। आप थोड़ा सा खुद देखकर बताइएगा कि हमने क्या मैनिपुलेशन किया है। मैनिपुलेशन है y ऑफ n माइनस सिग्मा k इक्वल टू 1 टू कैपिटल N a k y n माइनस k इज इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू 0 टू m b k x n माइनस k। यहाँ पर देखिए जो y ऑफ n है उसका कोएफिशिएंट हमने 1 बना दिया, यानी जो ओरिजिनल हमने आपको डिफरेंस इक्वेशन दी थी पिछले चैप्टर्स में, उसमें हमने जो a0 कोएफिशिएंट था उसको पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कराकर y ऑफ n के कोएफिशिएंट को 1 बनाकर इस इक्वेशन को नॉर्मलाइज कर दिया है। So this is the normalized form of difference equation and please see that from now on, आज के बाद हमेशा आने वाले सारे चैप्टर्स में हम इसी डिफरेंस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो ये आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। इक्वेशन का जनरल फॉर्म हम एक बार और लिख देते हैं फॉर योर कन्वीनियंस। y ऑफ n आज के बाद हमेशा लिखेंगे सिग्मा k इक्वल टू 1 टू कैपिटल N a k y n माइनस k प्लस सिग्मा k इक्वल टू 0 टू कैपिटल M b k x n माइनस k। जिस तरह से हमारे कंटिन्यूस सिग्नल प्रोसेसिंग में या सर्किट डिज़ाइन में डिफरेंशियल इक्वेशंस होती थी और उसमें डेरिवेटिव्स होते थे, डिफरेंस इक्वेशन में डिलेज होते हैं। तो जो डिले है दैट प्लेज द रोल ऑफ डेरिवेटिव इन कंटिन्यूस टाइम डोमेन। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ लेट अस सी हाउ कैन वी कन्वर्ट अ ब्लॉक डायग्राम into a signal flow graph. सिग्नल फ्लो ग्राफ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बट बिफोर वी गो इनटू दैट, SFG के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हम पहले देख लें। एक उदाहरण लेते हैं। Suppose this is a part of an SFG, इधर से सिग्नल आ रहा है, इधर से आ रहा है, and it goes away somewhere here and it goes away suppose, or it comes from here. These are called nodes. So this is node 1 and this is node 2. These are called branches. So what is a node? Node is a junction of 2 or more than 2 branches, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक ब्रांचेस आके मीट करती हैं, जिनका संगम होता है, उसको नोड्स कहते हैं। एंड सेकेंडली जो ब्रांच है इट्स सिंपली द फ्लो ऑफ द सिग्नल थ्रू अ वायर। सिग्नल जिस डायरेक्शन में जाता है उसको ब्रांच कहा जाता है। अब होता ये है कि जितनी भी नोड्स होती हैं, ऑल नोड्स हैव सर्टेन वैल्यू लाइक W ऑफ n,
लाइक v ऑफ n और वटेवर। तो हर नोड को आप कोई ना कोई उसकी वैल्यू से आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंडली और थर्डली, जब भी कोई ब्रांच में से सिग्नल फ्लो होगा तो वो आम तौर पर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर जाएगा। और एक बात कि जो नोड्स होती हैं दे ऑल्सो एक्ट लाइक एडर, वो ऑटोमेटिकली ऐड करती हैं जो नोड्स होती हैं। अब सवाल ये है कि कभी आपको किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे, तो आप उसको -1 से मल्टीप्लाई करके ब्रांच में से पास करेंगे। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम। ये एक रिप्रेजेंटेटिव सिग्नल फ्लो ग्राफ है जो हमने आपको समझाने के लिए बनाया है। आप देखिए, जो इसमें पहली नोड है इसको सोर्स नोड बोलते हैं और जो अंतिम नोड है उसको सिंक नोड कहा जाता है। तो सोर्स नोड से सारे सिग्नल स्टार्ट होते हैं और सिंक नोड पर टर्मिनेट होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सोर्स नोड की वैल्यू हमने x ऑफ n मानी है और सिंक नोड की वैल्यू हमने y ऑफ n मानी है। तो आप इसको इनपुट कह सकते हैं और इसको आउटपुट नोड भी कह सकते हैं। आप गौर से देखिए, यहाँ पर a मल्टीप्लायर है, b है, c है। दीज आर द कोएफिशिएंट मल्टीप्लायर्स, दिस इज़ d एंड दिस इज़ e। सिग्नल की डायरेक्शन एरो से रिप्रेजेंट कराई जाती है और जिस एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पर मल्टीप्लायर 1 माना जाता है। और अगर कहीं पर हमको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत पड़ जाएगी या ऐड कराने की ज़रूरत पड़ जाएगी सब्ट्रैक्शन के रूप में, तो हम माइनस भी डाल सकते हैं। लाइक आई कुड हैव रिटन हियर -1 हम लिख सकते थे, या ABCD में से किसी को भी माइनस में लिख सकते थे। और मान लीजिए इस नोड की हमने वैल्यू W1 ऑफ n मान ली है, इस नोड की वैल्यू W2 ऑफ n मान ली है। अब सवाल ये है कि अगर ये कोई SFG है, सिग्नल फ्लो ग्राफ है, तो इसमें अलग अलग समीकरण इक्वेशंस क्या बनेंगी। देखिए, हर नोड पर गौर से देखेंगे, जितने इनकमिंग सिग्नल्स हैं दे आर ऑटोमेटिकली एडेड। जो इनकमिंग सिग्नल्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऐड होंगे एंड द आउटगोइंग सिग्नल आर नॉट सब्ट्रैक्टेड, और उनको कोई आउटगोइंग सिग्नल को अकाउंट में नहीं रखा जाता। तो आउटगोइंग सिग्नल कोई लोडिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं करता है SFG के अंदर। तो अब देखिए, सबसे पहले हम W1 ऑफ n को लिखते हैं। तो W1 ऑफ n के अंदर x ऑफ n माइनस से मल्टीप्लाई होकर आया, तो हम लिखेंगे W1 ऑफ n इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑफ n अंदर की तरफ आया, इधर से a से मल्टीप्लाई होकर W2 ऑफ n की वैल्यू पहुंची, तो प्लस a टाइम्स W2 ऑफ n लिख देंगे। फिर b से भी मल्टीप्लाई होकर आया है तो लिखेंगे प्लस b टाइम्स W2 ऑफ n। तो यहाँ से एक सिग्नल आया था, इधर से आया, इधर से आया, जो आउट गोइंग है उसको अकाउंट में नहीं लेंगे। ये बन गई इक्वेशन 1। सिमिलरली W2 ऑफ n कैन बी रिटन एज, इसको सिग्नल कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं देख लीजिए। इसके बाद सिर्फ C पे से आ रहा है, बाकी B से भी जा रहा है, A से भी जा रहा है और E से भी जा रहा है। जो आउट गोइंग सिग्नल है उसको अकाउंट में नहीं लेते हैं, आने वाले को लेते हैं। तो W2 ऑफ n की वैल्यू W1 से आई है, तो हम लिखेंगे C टाइम्स W1 ऑफ n। ये इक्वेशन 2 बन गई आपकी। अब y ऑफ n को देखेंगे वो क्या है। तो y ऑफ n के पास कहाँ कहाँ से सिग्नल आ रहा है, E से मल्टीप्लाई होकर W2 ऑफ n आया और D से मल्टीप्लाई होकर x ऑफ n आया। तो y ऑफ n के पास 2 जगह से सिग्नल आए, हमने उसको अलजेब्रिकली ऐड कर दिया। इसी प्रकार W1 और W2 की इक्वेशन लिख दी। सी दैट W1 और W2 इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं, सिग्नल की इंटरमीडिएट वैल्यूज़ हैं,
जिस तरह से केमिस्ट्री के अंदर आप बीच के एक रिएक्टेंट्स बनाते हैं और एक फाइनल प्रोडक्ट होता है, लाइक दैट। तो अल्टीमेटली हमको जो रिलेशन निकालना होता है वो y और x में निकालना होता है। दैट मीन्स अल्टीमेटली यू हैव टू गेट रीड ऑफ W1 एंड W2। नाउ लेट मी टेल यू वन क्रक्स ऑफ दिस स्टोरी, कि जब भी आपको इक्वेशन बनाना हो तो आप इसको टाइम डोमेन में बनाने के बजाय फ्रीक्वेंसी डोमेन में या z डोमेन में बनाएं। यानी जो कुछ भी इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसको लिखने का एक तरीका और हो सकता है जो इससे भी ज़्यादा सहज और ज़्यादा मेरे लिए फ़ायदेमंद है। मैं सेम चीज़ को अगर ऐसे लिख दूँ, फर्स्ट इक्वेशन कुड बी रिटन एज W1 ऑफ z इक्वल टू माइनस x ऑफ z प्लस a टाइम्स W2 ऑफ z प्लस b टाइम्स W2 ऑफ z। बाय द वे यहाँ पे कहीं पे भी डिले नहीं लिया है हमने, इसलिए थोड़ी सी आसानी है। डिले होती तो हमको ज़्यादा दिक्कत आती। W2 ऑफ z कैन बी रिटन एज c टाइम्स W1 ऑफ z। अब आप एक काम कर दीजिए, जहाँ जहाँ पर W1 आ रहा है उसको W2 के टर्म्स में डिवाइड कर दीजिए। तो W1 की वैल्यू W1 ऑफ z कैन बी रिटन एज 1 बाय c टाइम्स W2 ऑफ z। ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको W1 ऑफ z की जगह मिल जाएगा 1 बाय c W2 ऑफ z इक्वल टू माइनस x ऑफ z प्लस a प्लस b इंटू ब्रैकेट W2 ऑफ z। x ऑफ z को एक तरफ ले जाओ, बाकी सबको एक तरफ ले आओ, तो x ऑफ z इक्वल टू बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ W2, एक तरफ इकट्ठा कर दिया, ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा a प्लस b माइनस 1 बाय c। W2 की वैल्यू जो भी आती है वो यहाँ से निकाल कर आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। W2 की वैल्यू यहाँ से निकाल कर आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो आपको y और x में एक रिलेशन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखते हैं। तो इक्वेशन जो 3 थी उसको हमने y ऑफ z इक्वल टू ई W2 ऑफ z प्लस dx ऑफ z लिख दिया। W2 ऑफ z हमारी लास्ट इक्वेशन में से हमने सॉर्ट आउट कर लिया, सॉर्ट आउट करके प्रॉपरली अरेंज कर लिया, तो W2 ऑफ z की ये वैल्यू आई। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब यहाँ सब्स्टिट्यूट आप कर देंगे तो अल्टीमेटली आपको y ऑफ z की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू e टाइम्स दिस, तो e इंटू सी एक्स ऑफ z अपॉन a प्लस बी इंटू सी माइनस 1 प्लस d टाइम्स x ऑफ z। x ऑफ z कॉमन ले लीजिए और सॉल्व कीजिए, ये मिल जाएगा आपको y ऑफ z इक्वल टू दिस। अब आप y ऑफ z बाय x ऑफ z कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो आपका आंसर आ गया ई सी प्लस डी सी इंटू ए प्लस बी माइनस डी होल अपॉन a plus b into c minus 1, and this becomes your h of z. So this is a simple exercise just being demonstrated to you कि आप किस तरह से SFG में करेंगे। अब आप एक असाइनमेंट है आपके लिए कि आप सभी लोग ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लोग्राफ में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको ब्लॉक डायग्राम बनाते भी आना चाहिए, सिग्नल फ्लोग्राफ भी बनाते आना चाहिए, एंड इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू बाय नाउ
कि SFG हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। यही रीज़न है दैट वी इंजीनियर्स वी मोस्ट ऑफ द टाइम प्लॉट सिग्नल फ्लो ग्राफ। सो डोंट बी कंफ्यूज, सिग्नल फ्लो ग्राफ एक ऑर्डिनरी सर्किट की तरह नहीं होता है, वो किरचॉफ का करंट लॉ फॉलो नहीं करता है, बिकॉज इनकमिंग सिग्नल्स को हम यहाँ ऐड कर रहे हैं और आउट गोइंग सिग्नल को हम यहाँ पर माइनस नहीं कर रहे हैं। So this is not 100% same as circuit diagram, hence it is called a signal flow graph. ये सिग्नल फ्लो ग्राफ है, तो ये एक टेंटेटिव डायग्राम होता है जो आपको किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को रिप्रेजेंट करने में या डिफरेंस इक्वेशन को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने का एक उत्तम साधन है, बेहतरीन तरीका होता है। अब हम आपके सामने अलग अलग आपकी बुक के अंदर अलग अलग एग्जांपल्स दे रखे हैं। टॉपिक 6.2 में आप उसको पढ़िएगा एंड मेक इट अ हैबिट हाउ टू कन्वर्ट एनी गिवन सिग्नल फ्लो ग्राफ इनटू, और किसी सिग्नल फ्लो ग्राफ अगर आपको दे दिया जाए तो आप उसमें से ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे बनाएंगे, डिफरेंस इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसमें आपको अपने आप को प्रोफिशिएंट बनाना है। तो आप एग्जांपल 6.3 सॉल्व करेंगे फ्रॉम योर एंड। हिंट हमने आपको दे दी कि आप नोड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, नोड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद नोड की वैल्यूज़ एज्यूम कर लेंगे W1, W2, W3, फिर जो भी सिग्नल्स इनकमिंग होगा उसको आप उस पर आधारित होकर आप उसकी इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशंस को आप Z डोमेन में बनाएंगे। Z डोमेन में बनाने का फ़ायदा ये है कि आप n-1, n-2 जो डिले है उससे कंफ्यूज नहीं होंगे और आपके लिए सॉल्व करना आसान होता चला जाएगा। तो एग्जाम्पल 6.3 आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपको उसको सॉल्व करना है और आपके बुक के जो अनसॉल्व्ड है वो तो आपको करना ही है। अब देखते हैं कि हमने जो डिफरेंस इक्वेशन ली थी उसमें से क्या क्या अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स पैदा होते हैं, जिनको हम बेसिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर्स फॉर अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। तो नेवर फॉरगेट, हमारी डिफरेंस इक्वेशन ये वाली थी, y of n equal to sigma k equal to 1 to capital N a k y n minus k plus sigma k equal to 0 to capital M b k x n minus k। ये मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंस इक्वेशन है। इस डिफरेंस इक्वेशन को, जो कि किसी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है, हमको सिग्नल फ्लो ग्राफ और ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। ब्लॉक डायग्राम आप बना लेंगे, मैं इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ आपको बनाकर दिखाता हूँ एंड आई एज्यूम दैट कि आप समझेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो देख लीजिए अल्टीमेटली यहाँ पर कोई चीज़ ऐड हो रही है इसके साथ। तो यहाँ पर आपको, अगर आप इस टर्म को एक्सपांड करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा a1 y n-1 प्लस a2 y n-2 प्लस डॉट 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 एक n y n-n आएगा लास्ट में, और फिर ये वाली टर्म आएगी प्लस b0 x of n, b1 x n-1 डॉट 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 लास्ट में बी एम एक्स एन माइनस एम आएगी। आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस सिस्टम में n पोल्स हैं फाइनाइट लोकेशन पे और m ज़ीरोज़ हैं सिस्टम के अंदर। इट हैज़ टू बी इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम। ये फाइनाइट लेंथ का इम्पल्स रिस्पॉन्स नहीं, इसमें इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स बनेगा, यानी n इक्वल टू इन्फिनिटी तक जाएगा अगर वो कॉजल सिस्टम है तो। अब देखते हैं कि इसको बनाने के क्या तरीके हो सकते हैं। ये जो डिफरेंस इक्वेशन है इसको हम एक डायग्राम से या एक SFG से हम समझते हैं, बनाते हैं। So let me draw something and you try to understand कि ये कितना सही है कितना गलत है, बताइए। तो यहाँ से सिंक नोड है आपकी x of n, सिग्नल आया यहाँ पर, ये एक नोड है, फिर सिग्नल चला
बी 0 से मल्टीप्लाई होकर गया, देन एक बार डिले कराया, उसको B1 से मल्टीप्लाई किया, एक बार और डिले कराया, सेकंड ऑर्डर डिले के बाद उसको B2 से मल्टीप्लाई कराया, डॉट डॉट डॉट, कभी ना कभी लास्ट में BM आया होगा और आखिरी में भी एक बार डिले और आया होगा। यहाँ से जो सेकंड लास्ट डिले होगा वो BM-1 होगा। फिर ये सब ऐड होते हुए आएंगे, डॉट 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 होते हुए यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचकर ऐड हो जाएंगे। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो इस नोड के ऊपर इतना इतना फॉर्मेशन हो चुका होगा, ये पार्ट फॉर्म हो गया होगा इस नोड के ऊपर। यू कैन कॉल इट W1 ऑफ n। अब ये सिग्नल आगे चलता है, यहाँ पर और भी फॉर्मेशंस होते हैं, वो हम अभी देखते हैं। और यहाँ पे आपकी बनती है सिंक नोड y ऑफ n, y ऑफ n। और y ऑफ n जो है वो भी डिले होता हुआ आता है, Z इनवर्स फीडबैक A1 से मल्टीप्लाई हुआ, एक बार और डिले कराया, A2 से मल्टीप्लाई हुआ। लोग यहाँ पर Z⁻⁻2 लिख देते हैं, दैट्स रॉन्ग। हर बार एक एक का डिले डाल रहे हैं, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में n आया, उसके जस्ट पहले एक डिले और आया होगा, यहाँ गया होगा AN-1, यह भी ऐड हुआ होगा, डॉट 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 ऐड होते हुए आया, ऊपर जाकर यहाँ पर ऐड हो गया। तो ये सिग्नल यहाँ आपके पास इस तरह से पहुँच जाएगा। और यही W1 ऑफ n यहाँ पहुँचकर अल्टीमेटली, तो ये जो पार्ट है ये आपका ये वाली टर्म को जनरेट कर रहा है, और दोनों ऐड अप होके ये आकर और ये आकर ऐड अप होके इट अल्टीमेटली गिव्स बर्थ टू y ऑफ n बन जाता है। ये जो फॉर्मेट हमने आपको दिखाया, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट फॉर्म 1। इसको कहते हैं डायरेक्ट फॉर्म 1। दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने यहाँ पर कहीं भी किसी प्रकार का कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करा है, एज इट इज़ वेयर इट इज़ इसको बना दिया है, जस का तस बनाया है। जैसी इक्वेशन हमको मिली उसी में से हमने निकाल कर सिग्नल फ्लो ग्राफ बना दिया। तो ये एक तरह का फ्लो ग्राफ बन गया। इसके ज़रिए आप कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं मैटलैब में या C++ में या मशीन लर्निंग लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में भी इसको बना सकते हैं, या आप इसका हार्डवेयर भी बना सकते हैं। बाय यूजिंग डिलेज एंड मल्टीप्लायर्स यू कैन जनरेट दिस पर्टिकुलर फ़िल्टर। ये फ़िल्टर बनाया जा सकता है। अब इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ज़ीरोज़ को इम्प्लीमेंट कराया है। Zeros of the system has been implemented here, and here the poles have been prepared। यहाँ पे पोल्स को जनरेट कराया है, तो ज़ीरोस पहले आ रहे हैं फिर पोल्स आ रहे हैं इसके अंदर, और किसी तरह की यहाँ पर हमने मिलावट नहीं करी है। तो ये इस फॉर्म में हमने इसको बनाया, इसको बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्म 1। एंड प्लीज़ सी दैट सिंस हमारा यहाँ पर जो h ऑफ z आएगा वो एक न्यूमरेटर पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के साथ आएगा। ऑफ कोर्स इट हैज़ टू हैव सम रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस, और रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा सिस्टम कॉजल भी हो और स्टेबल भी हो, बिकॉज प्रैक्टिकल सिस्टम को स्टेबल भी होना पड़ेगा
कॉजल भी होना पड़ेगा, एंड दैट शैल बी डिसाइडेड बाय द रीजन ऑफ convergence and the locations of the poles. Poles has to be inside the unit circle and the region of convergence must be outside the outermost pole. ये दो conditions अगर fulfill होती है तो आपका सिस्टम कॉजल भी बना रहेगा, स्टेबल भी बना रहेगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्म 1 है। इसमें ड्रॉबैक ये है कि हमारे जो रिसोर्सेज है इसमें वेस्ट हो रहे हैं। यहाँ पर डिले की लाइन हमको 2 बार चलाना पड़ रही है। सो इफ़ वी लुक इनटू द मैटर, अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो हम इसको थोड़ा सा इन्हेंस कर सकते हैं। लाइक अगर हम इसको इस सिस्टम को एक बार थोड़ा सा देखने का हमारा तरीका बदल दें, हमारा ओरिजिनल यहाँ से जो डिफरेंस इक्वेशन थी वो थी y ऑफ n माइनस सिग्मा k इक्वल टू 1 to n a k y n माइनस k इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू 0 to m बी के एक्स एन माइनस के। हम इसको अगर एच ऑफ जेड के फॉर्म में लाना चाहें, वाई ऑफ जेड और एक्स ऑफ जेड के रेशो के रूप में, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको प्रिपेयर कीजिएगा अपने तरीके से। तो हमको वाई ऑफ जेड अपॉन एक्स ऑफ जेड अंत में मिलना चाहिए एच ऑफ जेड की वैल्यू के रूप में। इफ़ आई राइट इट डाउन, इट शुड बिकम सिग्मा k equal to 0 to m bk z to the power minus k whole upon 1 minus sigma k equal to 1 to n ak z to the power minus k. So this is the numerator polynomial and the denominator polynomial, जिसको आप yz by xz भी बोल सकते हो because of the historic reasons एंड द टेक्निकल रीजंस। तो आपकी ये ट्रांसफ़र फंक्शन या सिस्टम फंक्शन बन गया जिसमें न्यूमरेटर mth ऑर्डर का पोलिनोमियल है और जो डिनोमिनेटर है वो nth ऑर्डर का पोलिनोमियल है। तो जो उसमें ज़ीरोज़ हैं वो कैपिटल M नंबर में है और पोल्स कैपिटल N नंबर्स में है। अब देख लीजिए कि अगर मैं इसी इक्वेशन को इस तरह से लिखूं, अगर इस h ऑफ z को मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दूं, लाइक h1 ऑफ z एंड h2 ऑफ z, वुड यू माइंड इट? यानी मैं इसको ऐसा लिख दूं, h1 ऑफ z को हमने इसमें पहले ले लिया सिग्मा k इक्वल टू 0 टू कैपिटल M b के z टू द पावर माइनस के, ये हमारा h1 हो गया। और h2 हमने ले लिया 1 अपॉन 1 माइनस सिग्मा k इक्वल टू 1 टू n a के z टू द पावर माइनस के। ये हमारा h ऑफ z को हमने 2 सब पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। तो ये भी एक हमारा लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम है, ये भी एक लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम है। आप जानते हैं लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम की ये प्रॉपर्टी होती है कि आप उनको स्वैप कर सकते हो, यानी इधर वाली टर्म को इधर और इधर वाली टर्म को उठाकर इधर भी लिख सकते हो। अगर मैं h2 ऑफ z को पहले ले लूँ और h1 ऑफ z को बाद में ले लूँ तो उससे जो हमारी बेसिक रिलेशनशिप है y ऑफ z और x ऑफ z में वह नहीं बदलती। ये बेसिक पोस्टुलेट है किसी भी लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम का। अगर हम ऐसा कर दें तो अब हमें क्या मिलेगा? अगर हमने ऐसा कर दिया तो अब हमारा h ऑफ z इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हम पहले ले लेंगे 1 अपॉन 1 माइनस सिग्मा k इक्वल टू 1 टू कैपिटल N a के z टू द पावर माइनस के। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट हो जाएगा सिग्मा k इक्वल टू 0 टू m b के z टू द पावर माइनस के। इसके क्या रिपरकशंस होंगे? अगर ऐसा हमने कर दिया तो क्या होगा? आप इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो कि ये आपका h2 ऑफ z यहाँ आ गया और h1 ऑफ z यहाँ आ गया। You can say that h2 of z is like this. It is something like
y of z upon suppose v of z, and this is v of z upon x of z. अगर h2 डॉट h1 of z हम कर दें तो सो h2 of z हमारा बन गया y of z अपॉन v of z, और h1 of z हमारा बन जाएगा v of z अपॉन x of z. इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. जो इंटरमीडिएट वेरिएबल है v of z, इंटरमीडिएट नोड ऑटोमेटिकली कैंसल हो जाएगी. अब ऐसा करने से होगा ये कि हम ये SFG को अल्टरनेटिवली ड्रॉ कर सकते हैं. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट पहले आएगा और ये वाला पार्ट बाद में आ जाएगा, क्योंकि हम इसको पहले इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसको बाद में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. सिंपली बाय सिंपल लॉजिक हमने h2 को पहले ले लिया और h1 को बाद में ले लिया. तो देखते हैं क्या होता है. अगर ऐसा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अब हमें मिलेगा x of z तो अभी भी होगा हमारे पास x of n के रूप में. उसके बाद यहाँ पर जो सिग्नल आएगा आपका, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. जस्ट गो ऑन, देखते जाओ. डिले, देन अ डिले, यहाँ फीडबैक A1 A2 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में AN, सेकंड लास्ट में AN-1, ये नोड है. डॉट डॉट डॉट, सारी नोड्स ऐड होती हुई आएंगी और अल्टीमेटली यहाँ जुड़ जाएंगी जाके, लाइक दिस. ये आगे बढ़ा एंड नाउ यू हैव, दिस इज योर v of n एंड दिस इज ऑल्सो योर v of n. v of n में एक बार और डिले आया, z इनवर्स डॉट डॉट डॉट, समवेयर हियर z इनवर्स. ये चला b0 b1 b2, लास्ट वन bm -1. ये एडअप होंगे डॉट डॉट डॉट, ये एडअप होंगे नोट्स पे ऑटोमेटिकली एडअप होकर यहाँ पर बाहर निकलेगा y of n. अब आप बोलेंगे इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि डिले की लाइन आमने सामने आ गई. ये भी v of n है, ये भी v of n है, दोनों का डिले एक साथ हो रहा है. तो हम इस डिले लाइन को कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि दो बार डिले लाइन चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है. हम इस डिले लाइन को कॉमन कर सकते हैं. कौन सी वाली डिले लाइन को? ये डिले लाइन को. अगर इस डिले लाइन को कॉमन कर देंगे तो शेयरिंग हो जाएगी, रिसोर्स शेयरिंग हो जाएगी. और जैसे ही रिसोर्स की शेयरिंग होगी, आपको सिंपली सेम सर्किट डायग्राम या सेम सिग्नल फ्लो ग्राफ अब ऐसा मिलेगा. x of n यहाँ से चला, then this one and this one, this one and this one. ये डिले लाइन चल रही है z इनवर्स की. सिग्नल यहाँ से पलट कर आ रहा है A1 A2 डॉट डॉट डॉट. दोनों में से जो भी पहले ख़त्म हो जाएगा उसको रोक देंगे. आम तौर पे पोल्स ज़्यादा होते हैं तो पोल्स यहाँ तक पहुँचेंगे लाइक दिस डॉट डॉट डॉट. ये एडअप होंगे, एडअप होके यहाँ पहुँचेंगे. कहीं भी एरो बनाना मत भूलिए. और इस तरह से ये z इनवर्स तक पहुँच के यहाँ से लाइन चलेगी B0
B1 B2 डॉट डॉट डॉट, जहाँ से भी ख़त्म होगी वहाँ पे कहीं भी सेकंड लास्ट आएगी। अभी हम मान लो बराबर बराबर ले लें तो BM भी यहाँ पर लास्ट में आएगा, BM-1 यहाँ लास्ट में आएगा, ऐड होते होते ये आ जाएंगे यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, सब पहुँचेंगे इस तरह से, एंड दिस विल बी योर y ऑफ n। ये बन गया कॉम्पैक्ट फॉर्म। इस कॉम्पैक्ट फॉर्म को हम आज के बाद डायरेक्ट फॉर्म 2 कहेंगे। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट फॉर्म 2। डायरेक्ट फॉर्म 2 इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म। इसी को कैनोनिकल भी बोलते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट प्रिफर्ड फॉर्म। इसका प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा है। वी इंजीनियर्स, अगर हमको जब भी मौका मिलेगा, हम डायरेक्ट फॉर्म 1 के मुकाबले में डायरेक्ट फॉर्म 2 को प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है, इसमें डिले की 2 लाइन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही डिले लाइन दोनों का रोल प्ले कर देती है। हमको आउटपुट का भी डिले मिल जाता है और इनपुट के भी डिले का काम कर देता है। तो ये इसमें बेनिफिट है। लेकिन इसमें अगर आप गौर से देखें तो एक दूसरा एक ट्रैप है। वो ट्रैप ये है कि इसमें पोल्स पहले हैं और ज़ीरोज़ बाद में हैं। Now you will say that how does it matter कि पोल्स पहले हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ज़ीरोज़ बाद में तो क्या फ़र्क पड़ेगा। Soon you are going to know that, learn that ज़ीरोज़ का पहले होना फ़ायदेमंद होता है मैथमेटिकली एज़ कम्पेयर टू पोल्स। तो हम आगे जाके देखेंगे कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसमें हमको दोनों बेनिफिट्स मिल जाएं, ज़ीरोज़ पहले आ जाएं, पोल्स बाद में चले जाएं, और डायरेक्ट फॉर्म 2 का फ़ायदा भी मिल जाए। तो डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 का एक जॉइंट वर्जन, कंबाइंड वर्जन भी हम आगे जाके ढूंढेंगे, और वो क्या होता है वो हम देखेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। इसको आप पढ़ेंगे अपनी बुक में से, और इसके जो अनसॉल्व या सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं उनको करके देखेंगे, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।